हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की जो क्लास है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप सबकी डिमांड पे ये क्लास लाई गई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ये क्लास होगी और ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ठीक है, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगी। ये मत सोचें कि MTS अलग है, JKSSB अलग है, SSC CGL अलग है तो उसमें कोई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आएगी। कुछ भी नहीं है, यही है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके JKP कंस्टेबल, JKSSB पटवारी, जूनियर असिस्टेंट, जहाँ भी सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन्ड होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नायब तहसीलदार की अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, JKAS की करेंगे, UPSC की करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम, तो ये क्लासेस सब इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, इस चीज़ में आपको ये पता होना चाहिए। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और सबसे बड़ी बात, अपने पास एक पेन और नोटबुक ज़रूर रख लेना। जो चीज़ें मैं बोलूँगा नोट करने के लिए वो आपको नोट भी करनी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम की। किसकी बात करेंगे? इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करेंगे सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। क्या है इंडियन स्पेस प्रोग्राम? तो प्यारे दोस्तों, जहाँ पे अगर हम बात करें इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, इसकी जब बात की जाती है तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात करें तो स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग अर्ली 1960s। मतलब 1960 के दौर में ये हमारे पास शुरू होती हैं, जो हमारे पास रिसर्च एक्टिविटीज़ होती हैं। और इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात जब हम बात करते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या फिर जैसे इसरो की बात करेंगे, हम अच्छे से सब कुछ इन डिटेल देखेंगे। बस आपने क्लास को लास्ट तक देखना है। अंडर द लीडरशिप ऑफ, ये आप नाम नहीं भूल सकते, डॉक्टर विक्रम साराभाई। क्या कहा मैंने? किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर विक्रम साराभाई की जो लीडरशिप में हमारे पास ये शुरू होता है, जो फाउंडिंग फादर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। क्या कहा मैंने? ये जो डॉक्टर विक्रम साराभाई है ना, ये क्या है? फाउंडिंग फादर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं साथ साथ बोलता रहूँगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो याद रखना है आपने। इतना समझ आ चुका होगा आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट नेम, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। क्या है ये? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा सपोर्टेड डॉक्टर साराभाई इन सेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। और जो हमारे पास दूसरा नाम है ना, ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। इन्होंने क्या किया? सपोर्ट किया डॉक्टर साराभाई को इन गेटिंग अप द फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। और दिस सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड एट तुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम ऑन द कोस्ट ऑफ अराबियन सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम। ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए, केरला में है। ठीक है, तो क्या कहा? पहली जो लाइन है 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। मैंने कहा कि स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज़ इन इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग अर्ली 1960s अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ओके, फिर मैंने कहा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा सपोर्टेड डॉक्टर साराभाई इन गेटिंग अप द, जो हमारे पास है, इट्स फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इन इंडिया। और दिस सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड एट तुम्बा नियर तिरुवनंतपुरम ऑन द कोस्ट ऑफ अराबियन सी। अच्छे से चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करना। ओके, ताकि आपको बार बार ये टॉपिक पढ़ने की नीड ना पड़े। ओके जी, चलिए ठीक है। आगे बात आ जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम की, या फिर आप ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखें, द इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, जिसे आप कहते हो INCOSPAR, ये सेटअप हुई थी 1962 में। क्या कहा मैंने? आपको एक क्वेश्चन आता है, इन विच ईयर इंडियन स्पेस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। तो एक्चुअल में 1962 ये डेट आपने याद रखनी है। ये क्वेश्चन 2021 में MPPSC एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब मैं साथ साथ ये भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा, जिससे आपको हमारे लेक्चर का फ़ायदा क्या है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको इससे कितने क्वेश्चन रिसेंटली एग्ज़ाम में आ चुके हैं वो पता चलेगा। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च INCOSPAR was set up in 1962 by the Department of Atomic Energy DAE under डॉक्टर विक्रम साराभाई। किसकी जो हमारे पास किसकी लीडरशिप में? डॉक्टर विक्रम साराभाई की लीडरशिप में। टू फार्मूलेट करने के लिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम को।
इतना आपको समझ होना चाहिए जो मैंने आपको बता दिया। क्लियर? देखें आप ये वीडियो देखेंगे, उसके बाद MCQs लगाएंगे, देखना आपको कितना फ़ायदा होगा। और ये क्लास आज देख के जाओगे, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च, अगर हम प्रोग्राम की, तो INCOSPR टुक द डिसीजन टू सेट अप तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेटअप किया था तुम्बा इक्वेटोरियल जो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, जिसे आप TERLS के नाम से जानते हो, एट तुम्बा फॉर अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के लिए। तो ये पॉइंट आप याद रख लेना, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा जो मैंने पढ़ा दिया आपको। उसके बाद क्या होता है, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जब बात होती है, इसरो की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, बहुत बार। और ये क्वेश्चन ना रिसेंटली भी एक एग्ज़ाम में आ चुका है, और JKSSB ने तो खैर 2-3 बार पूछा हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड ऑन, जो इसरो है ये 15 अगस्त 1969 में बनती है, लगभग 54 ईयर अगो। ओके, क्या कहा मैंने ये कहा आपसे प्यारे दोस्तों कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वाज फॉर्म्ड ऑन 15 अगस्त 1969। ओके, उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, ये एजेंसी है जो ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, ये उसका नाम है INCOSPAR, ठीक है। ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे चले, आगे क्या है, आगे हमारे पास यहाँ पे है इंडियन स्पेस, जो मैंने बात करी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड इन, जिसे इसरो की बात करी 15 अगस्त 1967 में, सुपरसीडेड द अर्चवाइल INCOSPAR। तो इसने क्या किया, इसको सुपरसीडेड किया था, और सब्सिक्वेंटली द लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम वाज शिफ्टेड फ्रॉम तुम्बा टू श्रीहरिकोटा। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम होता है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है श्रीहरिकोटा में। इतना समझ आया। इन सितंबर 1972 में क्या होता है हमारे पास, ये आपको पता होना चाहिए, इसरो वाज ब्रॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS एज इट्स मेन ऑपरेशनल आर्म। इतना आपने याद रखना है कि लगभग जब सितंबर 1972 को इसरो जो है ये ब्रॉट हो जाती है, ब्रॉट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एज इट्स मेन ऑपरेशनल आर्म। इतनी चीज़ें मैंने जो बताई आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्पेस। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था, तो जो ये इसरो है ये क्या है, इंडियाज़ नेशनल स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं, इट ऑपरेट्स करती है मोस्ट प्रिंसिपल रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, और जो हमारे पास डायरेक्टली इसे ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं, और विद द चेयरमैन ऑफ इसरो, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसरो हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंस्टिलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड ऑपरेट्स करती है गगन को, जैसे आपने नाम सुना होगा गगन, और आपने नाम सुना होगा IRNSS। ये जो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ये हमारे पास इसरो का वर्ल्ड लार्जेस्ट कंस्टिलेशन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये आप याद रख सकते हो। और इट हैज़ सेंट 3 मिशन टू द मून एंड 1 टू मार्स पे, और यहाँ पे इसने 3 मिशन अपने मून पे भेजे, 1 मार्स पे भेजा है। तो ये आप याद रख लेना, इसरो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास स्पेस बेस्ड ऑपरेशंस के लिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, इंटरनेशनल स्पेस कोऑपरेशन के लिए, एंड डेवलपमेंट ऑफ रिलेटेड टेक्नोलॉजीज़ के लिए। और एक बात याद रखना, इसरो इज़ वन ऑफ द 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसीज in the world that possesses full launch capabilities, the ability to deploy cryogenic engine, the ability to launch extraterrestrial mission, and the ability to operate a large fleet of artificial satellite। तो ये आपने याद रखना है। और ये भी आप याद रख सकते हैं कि इसरो इज आल्सो वन ऑफ only 4 governmental space agencies in the world to have soft landing अनमेंड कैपेबिलिटीज़। और इसरो वाज फॉर्मली नोन एज, पहले किस नाम से जानी जाती थी, जो अभी मैंने आपको बताया था, INCOSPAR। नोट करो, ये फॉर्मली किस नाम से जानी जाती थी, ये जानी जाती थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। क्या इसकी फुल एब्रीविएशन है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। और ये आप याद रख सकते हैं, इट वाज सेट अप, ये सेटअप की जाती है एट द बिहेस्ट ऑफ देन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एट द रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई इन 1962।
ओके, तो ये आप याद रखना है। बाद में इसरो का जो नाम रखा गया था वो 1969 में रखा गया। ओके, और इसे सबस्यूम्ड किया गया इनटू द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और 1972 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप ए स्पेस कमीशन एंड द DOS ब्रिंगिंग इसरो अंडर इट्स प्रीव्यू। तो ये आप चीज़ें थोड़ी सी इसके बारे में याद रख लेना जो मैंने आपको बता दी। ओके, अब देखें यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन स्पेस इंक्लूड द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। पहले द स्पेस कमीशन। जब हम बात करते हैं स्पेस कमीशन की, किसकी? स्पेस कमीशन की। ओके, यहाँ पे हम बात करते हैं स्पेस कमीशन। ओके, चलिए स्पेस कमीशन क्या है हमारे पास, इसकी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द स्पेस कमीशन इन जून 1972। डेट याद रख लेना कि जून 72 को हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करती है किसको? स्पेस कमीशन को, टू फार्मूलेट करने के लिए, पॉलिसीज़ एंड ओवरसीज करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। किसको प्रमोट करने के लिए? टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द कंट्री। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद जो कमीशन है इज़ हेडेड बाय द चेयरमैन ऑफ इसरो हु इज़ आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कमीशन जो है इसको हेडेड कौन करता है? चेयरमैन ऑफ इसरो करता है, और जो सेक्रेटरी भी होता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और कमीशन वर्क्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। और कमीशन वर्क करता है डायरेक्ट किसकी कंट्रोल में? प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस की कंट्रोल में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं। अब आपका एक काम है, करंट चेयरमैन ऑफ इसरो कौन है? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। देखते हैं कौन इसका करेक्ट आंसर देता है। करंटली हमारे पास इसरो का चेयरमैन कौन है? ओके, चलिए जी अब बात करते हैं नेक्स्ट। इट कंसिस्ट ऑफ वन चेयरमैन। इसमें एक चेयरमैन होता है। क्या कहा मैंने? इसमें एक चेयरमैन होता है एंड 9 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं जी? 9 मेंबर होते हैं। याद रख लेना, कोई नहीं बताएगा इतना डिटेल में। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैव बीन रेगुलर मेंबर ऑफ द कमीशन। और ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है बड़े एग्जाम्स में कि प्राइमरी सेक्रेटरी, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी जो होते हैं रेगुलर मेंबर होते हैं कमीशन के। इतना समझ आ गया होगा। ओके, अगर आपको पेड कोर्स खरीदना ही है, अगर आप इंटरेस्ट हैं, हमारा भी खरीद सकते हैं, बाकी वालों का भी खरीद सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं। हर एक टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो आप एक काम करेंगे, 499 में हमारा पेड जो कोर्स है वो हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, मैंने कहा ना GS सेम रहती है, कंप्यूटर सेम रहता है, साइंस सेम रहती है। क्या चेंजिंग होती है? कुछ भी चेंजिंग नहीं होती है। और कोई तो स्पेसिफिक टॉपिक कोई नया तो आता नहीं है जो आपके बाकी सिलेबस में मेंशन होगा, इसलिए आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपको लेक्चर्स की PDF टेस्ट वगैरह उसमें मिलते रहते हैं। बाकी अगर आपको PDF MCQs वगैरह JK SSB पटवारी अदरवाइज इन JK SSB एग्जाम्स के लिए चाहिए 399 रुपीज़ में मिल जाएंगी। ओके, वो भी आप हमसे ले सकते हैं, और वो आपको मैं लास्ट पे बताऊंगा कैसे लेनी है। ठीक है, बाकी अभी आप अपना जो है कंसंट्रेशन पूरा इस लेक्चर पे बनाए रखें। हमारे सारे जो लेक्चर्स हैं अपडेटेड लेक्चर्स विद क्वालिटी कंटेंट हर दिन यूट्यूब पे ही आते हैं। हम कहीं पे भी अपनी वीडियोस अपलोड नहीं करते इसके अलावा। चलिए शुरू करते हैं आगे। था 1 चेयरमैन होता है, 9 मेंबर होते हैं। इतना आपको समझ आ चुका होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैव बीन रेगुलर मेंबर ऑफ द कमीशन। और फरवरी 2015 में क्या होता है? इन फरवरी 2015 यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम द फॉरेन सेक्रेटरी हैज़ बीन इंडक्टेड एज मेंबर ऑफ कमीशन। 2015 में यहाँ पे पहली बार क्या हुआ? जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको इंडक्टेड किया गया एज मेंबर ऑफ द कमीशन। ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। क्लियर? ये एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही आपके लिए काम का है। ओके, बाकी देखें करंट अफेयर के रिलेटेड भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं क्वेश्चन। मैंने MCQs के 4 वीडियोस डाले हैं, इसी प्लेलिस्ट में चेक करना मिल जाएंगे। अब डिपार्टमेंट यहाँ पे एक चीज़ हो रहा है, द रिमेनिंग मेंबर्स आर जनरली टेकन अप बाय द independent space scientists and experts, or commission is the highest policy making body for matters related to space exploration in India। और ये आप याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। आगे है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस DOS।
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन जून 1972। जून 1972 में हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश करती है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को एज एन इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसे हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। ओके, ये पॉइंट नोट करो। फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आर इनलिस्टेड बिलो। क्या क्या है फंक्शन इनके, देखते जाए। इम्प्लीमेंटिंग करना डायरेक्शन एंड डिसीजन ऑफ स्पेस कमीशन। ओके, प्रोवाइडिंग करना डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स एंड सैटेलाइट्स। ओके, उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्रोवाइडिंग सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स फॉर मीटिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग। ओके, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स एंड सोसाइटियल एप्लीकेशंस, ये सारे के सारे काम हैं। प्रोवाइडिंग करना अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज़ को फॉर मैपिंग के लिए, मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट के लिए, ये आप यहाँ रख सकते हैं। फिर प्रोवाइडिंग करना स्पेस बेस्ड, क्या लिखा गया है, प्रोवाइडिंग स्पेस बेस्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द यूजर कम्युनिटी, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर फर्दरेंस ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंक्लूडिंग बिल्डिंग अप एडिक्वेट मैन पावर थ्रू ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर, आगे चले। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे कि इसरो की बात करें, ये स्पेस एजेंसी है इंडिया गवर्नमेंट की। हेडक्वार्टर इसका सिटी ऑफ बेंगलुरु में है, बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको मार्क कर लो, बेंगलुरु में है। और इसरो हैज़ एस्टेब्लिश 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन, इसने 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, जिसे आप IIRS के नाम से जानते हैं। IRR जो IIRS है, ये यूनिट ऑफ स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है। ये एक क्या है, एक प्रीमायर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड GPS टेक्नोलॉजी। इतना समझ आ गया? ओके, आ चुका होगा। आगे चले। आगे है फॉर नेचुरल रिसोर्सेज, इन्वायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इट इज़ लोकेटेड इन देहरादून। ओके, और इट वाज फॉर्मली नोन एज इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, IPI वाज सेट अप इन 1966। और पहले ये फॉर्मली किस नाम से जाना जाता था, इंडियन फोटो इंटरप्रिटेशन इंस्टीट्यूट, IPI, और ये सेटअप किया गया था 1966 में। हमने सिर्फ ऑथेंटिक चीज़ें ही यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। आगे है रीजनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर। द रीजनल रिपोर्ट सेंसिंग सेंटर द रीजनल रिमोट सेंसिंग सर्विस सेंटर RSCS एस्टेब्लिश्ड अंडर नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बाय DOS एट बेंगलुरु। ओके, ये आपने याद रखना है। जोधपुर, खड़गपुर, देहरादून एंड नागपुर यहाँ पे याद रखने हैव बीन इंटीग्रेटेड विद NRSC एंड रीनेम्ड एज रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। और इनको किस नाम से बाद में जाना जाने लगा, यहाँ पे रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के नाम से जाना जाने लगा। साउथ, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड सेंटर रिस्पेक्टिवली ऑन दिसंबर 2009। तो इतना आपने याद रखना है, इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, जो मैंने 2 ये पढ़ाया आपको, एक पढ़ा दिया कि इसरो के अंदर जो इसरो के इस्टेब्लिश किए गए 2 मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा बता दिया रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। समझ आया? ओके, आगे है हमारे पास सैटेलाइट टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। Over the years, India has developed 2 operational group of satellite system, INSAT and IRS। अब इंडियन नेशनल सैटेलाइट, जिसे आप INSAT सिस्टम कहते हो, इसके बारे में जान लेते हैं। INSAT सिस्टम इज़ ए सीरीज ऑफ मल्टीपर्पज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया इसरो के थ्रू टू सेटिस्फाई करने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस को, ब्रॉडकास्टिंग को, मेटेरोलॉजी को एंड सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। और INSAT की बात करते हैं, इंडियन जो नेशनल सैटेलाइट सिस्टम की, ये लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम है एशिया पैसिफिक रीजन का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, INSAT इज़ द लार्जेस्ट डोमेस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम इन द एशिया पैसिफिक रीजन। क्लियर? आगे चले। उसके बाद है हमारे पास, इट इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन। ओके, और याद रखना INSAT जो है सैटेलाइट प्रोवाइड्स करता है ट्रांसपोंडर्स इन वेरियस बैंड्स टू सर्व द टेलीविजन एंड कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ इंडिया। और INSAT सिस्टम वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1983। ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ? 1983 में, 1983 में, विद द कमीशनिंग ऑफ INSAT IB। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेना। इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में अब आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए।
आगे है एप्लीकेशन ऑफ इनसैट सिस्टम की एप्लीकेशन क्या है? टेलीमेडिसन। ओके, टेलीमेडिसिन फैसिलिटी जो है कनेक्ट करती है रिमोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, हेल्थ सेंटर्स को विद सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन सिटीज़ थ्रू द इनसैट सैटेलाइट्स फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट कंसल्टेशन टू द नीडी एंड अंडर जो हमारे पास सर्व पॉपुलेशन होती है। तो ये एप्लीकेशन से किसकी? इनसैट की। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनसैट सिस्टम, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आज से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, आगे है सैटेलाइट्स न्यू गैदरिंग एंड डिसेमिनेशन। सैटेलाइट्स न्यूज़ गैदरिंग यूजिंग इनसैट सिस्टम इनेबल्स ऑन द स्पॉट रियल टाइम न्यूज़ कवरेज एंड इंपॉर्टेंट इवेंट्स एट डिफरेंट लोकेशंस फॉर ब्रॉडकास्ट our respective DD channels. This facility is used by प्रसार भारती and Press Trust of India too. तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फैसिलिटी है ये यूज़ की जाती है किसके थ्रू? प्रसार भारती के थ्रू एंड प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू। इतना समझ आया? ओके। फिर रेडियो नेटवर्किंग। रेडियो नेटवर्किंग में क्या है? रेडियो नेटवर्किंग RN थ्रू इनसैट प्रोवाइड्स रिलायबल हाई फिडिलिटी प्रोग्राम चैनल्स फॉर नेशनल एज वेल एज रीजनल नेटवर्किंग। दिस इज़ यूज्ड बाय AIR। ओके, ये भी आप याद रखना, इसी का एक एप्लीकेशन है। और टेलीकम्युनिकेशन टर्मिनल्स ऑफ वेरियस साइज एंड कैपेबिलिटीज एक्सक्लूडिंग निकनेट एंड VSAT माइक्रो टर्मिनल्स आर ऑपरेटिंग इन इनसैट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोवाइडिंग, यहाँ पे आप देख सकते हैं 8177 2-way स्पीड सर्किट्स। ए नंबर ऑफ कैप्टिव गवर्नमेंट नेटवर्क्स आर आल्सो वर्किंग विद इनसैट। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशंस की किसकी बता रहा हूँ मैं? ये आपको इनसैट सिस्टम की बता रहा था। ठीक है, क्या क्या बताया? टेलीमेडिसन, सैटेलाइट न्यू गैदरिंग एंड डिसेमिनेशन, रेडियो नेटवर्किंग, टेलीकम्युनिकेशन। ओके, आगे है इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट सिस्टम। जब इसकी बात करते हैं, IRS सैटेलाइट्स आर स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट। ओके, इंडिजीनियसली डिजाइंड एंड पुट इनटू पोलर आर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर यूज फॉर रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन। यानी IRS की जब बात की जाती है इंडियन रिमोट सेंसिंग की, तो ये स्टेट है किसकी? आर्ट सैटेलाइट की। इंडिजीनियसली डिज़ाइन की जाती है एंड पुट इनटू पोलर और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट फॉर यूजफुल रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के लिए। ओके, एप्लीकेशन इसकी क्या क्या है? इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS सैटेलाइट सिस्टम वाज कमीशनड विद द लॉन्च ऑफ IRS 1A इन 1988। ये पॉइंट भी नोट कर लो, ये कब लॉन्च हुआ? 1988 में। विद इसके साथ क्या थे? 13 सैटेलाइट्स इन ऑपरेशन। और एक पॉइंट याद रखना है कि जो IRS है, इंडियन रिमोट सेंसिंग है, ये लार्जेस्ट सिविलियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, कंस्टिलेशन है वर्ल्ड, प्रोवाइडिंग जो क्या करता है? इमेजरीज इन ए वैरायटी ऑफ स्पेशियल रिजोल्यूशंस, स्पेक्ट्रल बैंड्स एंड स्वाथ्स। इतना आपने इसके बारे में याद रखना है। और डाटा फ्रॉम इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज फॉर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रिसोर्सेज सर्वे एंड मैनेजमेंट अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS इन फॉलोइंग। अब देखें क्या क्या है इसमें। जैसे आप देख सकते हैं, प्री हार्वेस्ट क्रॉप एरिया एंड प्रोडक्शन एस्टिमेशन ऑफ मेजर क्रॉप, ठीक है। ड्रॉट इरिगेशन मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट बेस्ड ऑन वेजिटेशन कंडीशन, फ्लड रिस्क जोन मैपिंग एंड फ्लड डैमेज असेसमेंट, हाइड्रो जियो मॉर्फोलॉजिक मैप्स फॉर लोकेटिंग अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज फॉर ड्रिलिंग वेल, स्नो मेल्ट तो जो है हमारे पास रन ऑफ एस्टिमेट्स फॉर प्लानिंग वाटर यूज़ इन डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, लैंड यूज़ एंड लैंड कवर मैपिंग, अर्बन प्लानिंग, फॉरेस्ट सर्वे। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये हमारे पास क्या है? जो डेटा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का, वो यूज़ किया जाता है वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज सर्वे के लिए एंड मैनेजमेंट के लिए अंडर द नेशनल रूरल रिसोर्स मैनेजमेंट के अंडर, जो मैंने आपको यहाँ पे इस स्लाइड में बता दिए। तो बात किसकी हो रही थी? इंडियन रिमोट सेंसिंग की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है, इसमें से क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं? देखिए, जो रिसेंटली क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, इसमें क्वेश्चन पूछा गया हमारे पास, इन विच ईयर इंडियन स्पेस प्रोग्राम वाज स्टार्टेड। कौन से साल स्टार्ट हुआ था? तो 1962 में स्टार्ट हुआ था। ये अगर हम बात करते हैं तो 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो डॉक्टर यहाँ पे विक्रम साराभाई इज़ द करेक्ट आंसर, विक्रम
सारा भाई, ये आप नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो 1962 में ये भी हमारे पास क्या की हुई थी, ये हमारे पास इस्टेब्लिश्ड हुई थी। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास 1963 में एट विच प्लेस साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये हमारे पास थुम्बा में हुआ था, THUMB, ये तुम्बा, जो हमारे पास कहाँ पे है, जो हमारे पास केरला में है। ठीक है, ये चीज़ें साथ साथ नोट करते रहा करें, इसीलिए कहता हूँ नोटबुक अपने साथ होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एस्टेब्लिश्ड कब हुई थी। तो ये एस्टेब्लिश्ड हुई 1969 में। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। सॉरी, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है हेड क्वार्टर इसरो का। तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस। तो इसरो की जो हमारे पास मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है ना, ये हसन कर्नाटका, हसन HASSAN हसन जगह का नाम है, कर्नाटका में है, तो याद रखना। फिर एट विच प्लेस इसरो नेविगेशन सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड। तो ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सी जगह पे इसरो नेविगेशन सेंटर है, एस्टेब्लिश्ड किया गया है। तो ये याद रखना, बयालालू। ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे है, कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका में है। ये भी क्या बताया मैंने आपको, इसरो नेविगेशन सेंटर के बारे में। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन स्पेस एजेंसी जो इसरो है, ठीक है, इज़ गेटिंग अप द कंट्रीज़ फर्स्ट स्पेस पार्ट एट विच लोकेशन। तो इसका आंसर भी बेंगलुरु है। ठीक है ना, कि जो हमारे पास इंडियन स्पेस एजेंसी है इसरो इज़ गेटिंग अप द कंट्री फर्स्ट स्पेस पार्ट एट बेंगलुरु। फिर श्री हरिकोटा रेंज जो है विच इज़ यूज्ड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट, ये कौन सी स्टेट में है, श्री हरिकोटा जो रेंज है। तो ये हमारे पास आंध्र प्रदेश में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। तो इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो देहरादून में है। कहाँ है प्यारे दोस्तों, देहरादून में। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पे है। तो केरला में, ऑलरेडी आपको बता दिया। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये कौन सी स्टेट में है। तो ये भी हमारे पास आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ये क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछा जाता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैज़ ए रोटेशन पीरियड ऑफ, कि जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है इसका रोटेशन पीरियड कितना होता है। तो 24 आवर्स होता है। ओके, फिर इन द ईयर 1994 में हमारे पास इंडिया शोकेस्ड इट्स एबिलिटी इन द स्पेस टेक्नोलॉजी। और वो क्या थी हमारे पास, मतलब जो उन्होंने इंडिया ने शोकेस की थी, वो जो एबिलिटी वो क्या थी स्पेस टेक्नोलॉजी में 1994 में, लॉन्चिंग करना। किसको लॉन्च करना, लॉन्चिंग करना सिंक्रोनस सैटेलाइट को। किसको, सिंक्रोनस सैटेलाइट को। ये एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो हमारे पास इंडिया का फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था, क्या कहा मैंने, इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसका नाम क्या था, SLV-3। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ओके, फिर आपसे पूछा जाता है कि जो क्रायोजेनिक टेम्परेचर होता है हमारे पास, ये रेफर्स टू कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो -150 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि जो क्रायोजेनिक इंजन होता है ये यूज्ड किस में होता है। तो ये हमारे पास स्पेस शटल एंड सर्जिकल मेडिसिन में होता है। किस में, स्पेस शटल और हमारे पास सर्जिकल मेडिसिन में, सर्जिकल मेडिसिन में होता है। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आपको पूछा जाता है, व्हाट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन क्रायोजेनिक इंजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है वो क्रायोजेनिक इंजन में यूज्ड किया जाता है। और फर्स्ट जो सैटेलाइट इंडिया ने लॉन्च किया था उसका नाम क्या है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आर्यभट्ट। क्या नाम है, आर्यभट्ट। ठीक है, ये आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च्ड इन द ईयर। तो ये 1975 में ही लॉन्च हुआ था। ठीक है, और इंडियाज़ फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल वाज लॉन्च इन 1981 में। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल था वो 1981 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, एप्पल सैटेलाइट वर लॉन्च फ्रॉम विच प्लेस। तो ये हमारे पास जगह का नाम आप याद रख सकते हैं, KOUROU। ये जगह कहाँ पे है, ये हमारे पास फ्रेंच जिनीवा में है।
उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू मून, तो चंद्रयान फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, चंद्रयान फर्स्ट। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट वाज द नेम गिवन टू द लैंडर ऑफ चंद्रयान सेकंड, तो इस क्वेश्चन का आंसर है विक्रम। आपको चंद्रयान 3 के बारे में मैंने पढ़ा दिया था, वो वीडियो देख लेना। ओके, इन जुलाई 2019 में हमें क्वेश्चन एक पूछा गया है कि 2019 में स्पेस क्राफ्ट चंद्रयान 2 वाज लॉन्च फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारे पास आंध्र प्रदेश से ही लॉन्च हुआ था। ओके, चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ लेना, मैंने पढ़ाया हुआ है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे JUNO जूनो मिशन, JUNO जो ये जूनो मिशन है ये नासा का, ये एसोसिएट किसके साथ है, तो जुपिटर के साथ, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस फ्लाइट स्कीम टू रीच ऑन मून, तो मून एक्सप्रेस इज़ द करेक्ट आंसर। क्या था, मैंने क्या कहा, मैंने कहा आपसे कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस फ्लाइट स्कीम टू रीच ऑन मून, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, मैंने आपको बता दिया, मून एक्सप्रेस। क्या, मून एक्सप्रेस। फिर आपसे क्वेश्चन और भी पूछे जाते हैं कि इंपॉर्टेंट स्पेस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन सेंटर इंडिया में कौन कौन से हैं। विक्रम साराभाई स्पेस कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम केरला में है, अभी पढ़ा दिया था। लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ पे है, ये भी तिरुवनंतपुरम में है, केरला में है। सतीश धवन कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में है, AP में, ठीक है ना। UR राव सैटेलाइट, UR राव सैटेलाइट जो है RAO, राव सैटेलाइट सेंटर कहाँ है, बेंगलुरु में है। या फिर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ओके जी, है इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस की बात हो गई, अब बात करते हैं इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की। चलिए जी, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करते हैं तो इंडियन न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम हैज़ कंसिस्टेंटली प्रोसीडेड टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टेपिंग न्यूक्लियर एनर्जी फॉर द पर्पज़ ऑफ पावर जनरेशन एज वेल एज डेवलपिंग द न्यूक्लियर जो हमारे पास डिटरेंस indigenous technology developed in the areas of fuel reprocessing, enrichment, missile technology represent a whole spectrum of activities under the nuclear research program of इंडिया। अब मेन चीज़ ये है कि जो इन इंडिया की जब बात करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप्ड बिगिन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस इन मीटिंग देयर एनर्जी नीड्स। चलिए, एटॉमिक एनर्जी कमीशन की बात करते हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जब बात की जाती है, ऑन 10 अगस्त 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। ओके, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट टू एस्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम, वन ऑफ द फर्स्ट टास्क ऑफ द कमीशन वाज टू एक्सप्लोर करना था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल रिसोर्सेज विद इन द कंट्री। बात क्या है, ये बड़ा पॉइंट जो है ना, पहला याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो लेड किया, दिस लेड भाभा टू कंसीव ए 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम फॉर एफिशिएंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज यूनिक टू इंडिया। अब ये आपको पता होना चाहिए होमी जे भाभा के बारे में भी, तो इनके बारे में भी, ठीक है। The sequential 3-stage program was based on closed fuel cycle where the spent fuel of one stage is reprocessed to recover fuel for the next stage। चलिए बात कर लेते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की। आगे है एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 नवंबर 1983। जो हमारे पास एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है ना, ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 15 नवंबर 1983 में बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, बाय एक्सरसाइजिंग द पावर, ठीक है, जो कन्फर्ड बाय द सेक्शन 27 ऑफ द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 टू कैरी आउट करने के लिए सर्टन रेगुलेटरी एंड सेफ्टी फंक्शंस को अंडर द एक्ट। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। फिर द मिशन ऑफ द AERB, अगर हम बात करते हैं एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की, इज़ टू इंश्योर दैट द यूज़ ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया डज नॉट काज अंडर रिस्क टू द हेल्थ ऑफ पीपल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। और रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है हमारे पास AERB की, ये डिराइव्ड होती है फ्रॉम द रूल्स एंड नोटिफिकेशंस जो प्रोमलगेटेड किए जाते हैं अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के अंडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करने वाली बात है। एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या कहा मैंने कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है ना AERB की, ये डिराइव्ड होती है फ्रॉम द रूल्स एंड नोटिफिकेशन जो प्रोमलगेटेड किए गए हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में।
और AERB इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉनिटरिंग करने के लिए ऑल द न्यूक्लियर मैटर्स दैट फॉल अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE. इट रिपोर्ट्स टू AEC और इट द हेड क्वार्टर ऑफ AERB इज़ इन मुंबई. आपसे कोई पूछे एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो ये मुंबई में है. ओके, तो ये पॉइंट आपने नोट करना है. क्लियर, समझ आया? और ये रिपोर्ट किसको करता है? AEC को, एटॉमिक एनर्जी मतलब एक्ट जो है हमारे पास, वो आपने अच्छे से याद रखना है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की बात करते हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज सेट अप ऑन 3 अगस्त 1954. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी सेटअप होता है 3 अगस्त 1954 में. द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इज ए डिपार्टमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब ये डिपार्टमेंट भी किसके अंडर होता है? जो डिपार्टमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और हेड क्वार्टर जो है इसका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, ये भी कहाँ पे है? मुंबई में है. ठीक है, मुंबई में. क्लियर, इतना समझ आ चुका है आपको? ये पॉइंट यहाँ तक आपने नोट करना इंपॉर्टेंट होगा. DAE has been engaged in the development of nuclear power technology, applications of radiation technology in the field of agriculture, medicine, industry and basic research. The important programs जो हैं इसके हमारे पास कौन कौन से हैं? Enhancing करना share of nuclear power को in the power sectors by deployment of indigenous and other proven technologies and to develop करना fast breed reactor को. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. as well as thorium based reactor को with associated fuel cycle facilities. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम हैं इसके, वो क्या क्या हैं और वो क्या डायरेक्शन क्या है उनकी, तो वो हमारे पास जो मैंने आपको इसमें बताया. और दूसरा पॉइंट, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ रिसर्च रिएक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेडियो, जो हमारे पास आइसोटोप्स, बिल्डिंग अदर सोर्सेज ऑफ रेडिएशन सच एज एक्सेलरेटर्स एंड लेजर्स एंड डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग रेडिएशन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड बेसिक रिसर्च. फिर डेवलपिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज सच एज एक्सेलरेटर्स, लेजर्स, सुपर कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, एरियाज रिलेटेड टू फ्यूजन रिसर्च, स्ट्रेटेजिक जो मटेरियल है, एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इनकरेजिंग द ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री. तो ये सारी की सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं. क्लियर. आगे लिखा गया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स. देयर आर 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ DAE. अब DAE की बात कर रहे थे कि इसकी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की. इसमें कहा गया है कि लगभग 6 रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारे पास सेंटर्स हैं जो इसके अंडर आते हैं, इन विच जिसमें हमारे पास 1 R&D सेंटर इज़ बीइंग डेवलप्ड और दीज आर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की बात करते हैं. इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी बेस्ड इन ट्रॉम्बे, मुंबई में है. ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. पूछा जाता है ट्रॉम्बे कहाँ पे है? मुंबई में. और BARC इज़ ए मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर विद एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कवरिंग करता है इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर साइंस को, इंजीनियरिंग को एंड रिलेटेड एरियाज़ को. ठीक है. BRC की बात करती है. BARC की कोर मैंडेट इज़ टू सस्टेन पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्राइमरली फॉर पावर जनरेशन. तो ये आप याद रख लेना भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में. ओके. ये जो है ना, ये हमारे पास मैनेज करता है ऑल जो फिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन फ्रॉम थ्योरेटिकल डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर्स को, कंप्यूटराइज्ड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन को, रिस्क एनालिसिस को, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ न्यू रिएक्टर, फ्यूल मटेरियल को, एटसेट्रा. ओके. उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए, इट आल्सो कंडक्ट रिसर्च इन स्पेंट फ्यूल प्रोसेसिंग एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट. its other research focuses areas are application for isotopes in industries, medicine, agriculture, etc. BARC operates a number of research reactors across the country. 2 new research reactors were proposed under 12th 5-year plan. तो ये भी आप याद रख सकते हैं. यहाँ पे लिखा गया है भाभात्रन. देखें, इट इज़ द इंडिजीनियस टेली जो हमारे पास कोबाल्ट मशीन डेवलप्ड बाय BARC मुंबई फॉर कैंसर ट्रीटमेंट. इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में, तो याद रख लेना. फॉर इम्प्रूव्ड रेडिएशन सेफ्टी के लिए ए यूनिक फीचर जो है इसका भाभात्रन का, वो है इज़ द फुली क्लोजेबल कोलीमेटर इन केस ऑफ इमरजेंसी. कोलीमेटर गेट्स क्लोज्ड ऑटोमेटिकली इंश्योरिंग सेफ्टी, और इट हैज़ लोअर पेनुम्ब्रा फॉर बेटर बीम क्वालिटी.
तो ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ इट्स ऑपरेशनल कंप्यूटर कंट्रोल्ड होते हैं और इट हैज़ बीन इन ऑपरेशन एट द एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन कैंसर, नवी मुंबई। ओके, वन भाट्रन की बात करते हैं, भाभट्रन की, तो ये यूनिट इज़ बीइंग सप्लाइड टू मंगोलिया विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ TMC अंडर एन agreement signed between India and Mongolia during the visit of Prime Minister of India to Mongolia in May 2015। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, याद रख लेना। फिर इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की बात करते हैं, तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट नेक्स्ट टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये सेकंड लार्जेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च की बात कर रहा हूँ और ये सेटअप किया गया था कलापक्कम में 18 किलोमीटर साउथ टू चेन्नई इन 1971। क्वेश्चन इस पे बना हुआ एग्जाम में, याद रख लेना, ठीक है। फिर हमारे पास आपको पता होना चाहिए मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड एडवांस्ड, जो हमारे पास क्या है, इंजीनियरिंग डायरेक्टेड टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीड रिएक्टर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंडक्टिंग करना ब्रॉड बेस्ड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम को, जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए एंड एडवांस्ड इंजीनियरिंग के लिए जो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ सोडियम कूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर है, ये बेस्ड है किस पे, यूनिक मिक्स्ड प्लूटोनियम यूरेनियम कार्बाइड फ्यूल पे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। एंड कमीनी रिएक्टर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द ओनली ऑपरेटिंग रिएक्टर इन द वर्ल्ड यूजिंग यूरेनियम 233 फ्यूल एयर सक्सेसफुली ऑपरेटेड। डिज़ाइन ऑफ 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर इज कंप्लीटेड एंड द कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस। तो ये पॉइंट याद रखना इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के लिए। फिर है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। राजा रमन की बात करें, इट वाज स्टेब्लिश्ड इन 1984 में स्टेब्लिश्ड किया गया था। ओके, एंड इज इंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन नॉन न्यूक्लियर फ्रंट लाइन रिसर्च एरियाज ऑफ लेजर्स पार्टिकल एक्सेलेरेटर्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। और इट वाज स्टेब्लिश्ड बाय DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी टू एक्सपेंड द एक्टिविटीज कैरीड आउट at Bhabha Atomic Research Center in two frontline areas of science and technology, namely lasers and accelerators। और ये सिचुएटेड है कहाँ पे, इंदौर में, यानी मध्य प्रदेश में। फिर हमारे पास आता है वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। इट इज़ ए प्रीमियर रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एक प्रीमियर रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। एंड वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशन है होमी बाबा नेशनल इंस्टीट्यूट का। दिस सेंटर इज डेडिकेटेड टू कैरी आउट फ्रंटियर रिसर्च ओके एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ एक्सेलेरेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल, मटेरियल साइंस, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इन अदर रेलिवेंट एरियाज। और ये कहाँ पे है, लोकेट करता है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। क्या बात कर रहा हूँ, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर की। फिर आता है एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट। इसकी बात करें तो इट इज़ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के लिए है और ये ओल्डेस्ट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। क्या है, ओल्डेस्ट यूनिट। ओके, ओल्डेस्ट यूनिट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट होगा। और ये किसके अंडर है, अंडर द एटॉमिक एनर्जी एक्ट पास बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अप्रैल 1948 एंड फॉलोड बाय द क्रिएशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑन 10 अगस्त 1948। ओके, AMD वाज आल्सो क्रिएटेड। जो एटॉमिक मिनरल डायरेक्टोरेट है ये आल्सो क्रिएटेड किया गया था 29 जुलाई 1949 में एज रेयर मिनरल सर्वे यूनिट विद हेड क्वार्टर इसका तब कहाँ था, न्यू दिल्ली में। तो याद रखना इट इज़ फॉर एक्सप्लोरेशन रिसर्च के लिए है और ओल्डेस्ट यूनिट है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का, DAE का। ये फुल एब्रीविएशन भी कई बार एग्जामिनर पूछता है। और इट वाज रीनेम्ड फर्स्ट एज, इससे पहले नाम दिया गया था रॉ मटेरियल डिवीजन एंड देन एज एटॉमिक मिनरल डिवीजन इन 1958। कब, 1958 में। और इट्स प्राइम मैंडेट इज़ टू आइडेंटिफाई करना एंड एवेलुएट करना यूरेनियम रिसोर्सेज को जो रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम ऑफ द कंट्री। ओके, उसके बाद है इंडियन डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। ये भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है। चलिए बात कर लेते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले करती है रोल इन प्रोमोटिंग एंड डेवलपिंग करने के लिए डिफेंस प्रोग्राम्स को एंड हार्डवेयर्स ऑफ एनी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया की बात करें। यूजिंग ऑफ डिफेंस प्रोग्राम्स एंड हार्डवेयर्स वार एज वेल एज पीस मिशंस आर स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल किए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इन दिस सिनेरियो द डिफेंस पॉलिसी ऑफ इंडिया एम्स एट प्रोमोटिंग एंड सस्टेनिंग ड्यूरेबल पीस इन द सब कंटिनेंट्स एंड इक्विपिंग द डिफेंस प्रोग्राम एडिक्वेटली। चलिए शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इंश्योरिंग करने के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया को
एंड एवरी पार्ट देयर ऑफ। सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्म्ड जो हमारे पास फोर्सेज हैं वो वेस्ट करती हैं इन द प्रेसिडेंट, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है नेशन डिफेंस रेस्ट की विद द कैबिनेट के साथ। दिस इज डिस्चार्ज थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए हमारे मिनिस्टर कौन है डिफेंस के। और लगभग आफ्टर इंडिपेंडेंस की जब बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉज क्रिएटेड अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड ईच सर्विस वॉज प्लेस्ड अंडर इट्स ऑन कमांडर इन चीफ। 1955 में क्या होता है, द कमांडर इन चीफ वर रीनेम्ड एज, इसको नाम दिया जाता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एंड द चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। ये डेट याद रखना कि आफ्टर इंडिपेंडेंस द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाज क्रिएटेड अंडर द चार्ज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर एंड ईच सर्विस वाज प्लेस्ड अंडर इट्स ओन कमांडर इन चीफ। और 1955 में कमांडर इन चीफ को रीनेम किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ओके, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एंड चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ MOD, द डिफेंस मिनिस्ट्री इज़ द हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्या कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री जो होता है ये हेड होती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, और प्रिंसिपल टास्क होता है डिफेंस मिनिस्ट्री का इज टू ऑब्टेन करना पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन ऑल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स एंड कम्युनिकेट देम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सर्विसेज हेडक्वार्टर्स, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं इन टॉपिक्स में से, इसलिए क्लास को स्किप मत करना, आज देख लोगे, चाहे आपको बोर भी फील हो रहा है जो भी है, लेकिन आपके काम की ही होगी, इसलिए आप इसको छोड़ नहीं सकते। इट आल्सो रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्शंस एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अप्रूव्ड प्रोग्राम्स विद इन द एलोकेटेड रिसोर्सेज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है ये कंप्राइज करती है 4 डिपार्टमेंट्स। अब देखते हैं कौन कौन से। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस DOD, इट डील्स विद द इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ एंड 3 सर्विसेज एंड वेरियस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन। ये रिस्पॉन्सिबल है डिफेंस बजट के लिए, एस्टेब्लिशमेंट मैटर के लिए, डिफेंस पॉलिसी के लिए, जो मैटर लेट होते हैं पार्लियामेंट के साथ, या डिफेंस कोऑपरेशन विद फॉरेन कंट्रीज़ एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है रिस्पॉन्सिबल, इन चीज़ों के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो डील करता है मैटर जो प्रिटेनिंग करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन को, या फिर इंडिजिनाइजेशन ऑफ इंपॉर्टेंट स्टोर्स को, इक्विपमेंट को, स्पेयर्स को, प्लानिंग को एंड कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल प्रोडक्शन यूनिट ऑफ ऑर्डेंस, फैक्ट्री बेस्ड बोर्ड ऑन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट DDR&D जो है इट इज़ हेडेड बाय सेक्रेटरी। इसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, हु इज़ द साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ द रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर। और इट्स फंक्शन का, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है एडवाइस करना गवर्नमेंट को ऑन साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए, फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च के लिए, डिज़ाइन के लिए एंड डेवलपिंग प्लान्स फॉर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय द सर्विसेज के लिए। उसके बाद है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मेन वेलफेयर, इट डील्स विद द ऑल रीसेटलमेंट वेलफेयर एंड जो हमारे पास पेंशनरी मैटर्स होते हैं एक्स सर्विसमैन के, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके बारे में ये चीज़ें थी। यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि डिफेंस इंडियाज़ लैंड बॉर्डर एक्सटेंडेड, आपको पता है जो भी है 75 किलोमीटर इसका कोस्ट लाइन टोटल है। इंडिया एक कंटिनेंटल और मैरीटाइम नेबर है 11 कंट्रीज़ का एशिया में, तो इसीलिए क्या हो जाता है कि जो बॉर्डर्स दैट इंडिया शेयर्स विद नेबरिंग्स आर डाइवर्स हैं। हिमालयन पीक है नॉर्थ में, डेजर्ट हैं वेस्ट में, हाई रेंज हैं एंड डेंस ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट हैं ईस्ट में, एंड मैरीटाइम बॉर्डर्स हैं बे ऑफ बंगाल में, अराबियन सी एंड द इंडियन ओशन है। और इसीलिए इंडिया दस ए मैरीटाइम एज वेल एज कंटिनेंटल कंट्री। और देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। यहाँ पे 3 तरह की डिफेंस फोर्सेज होती हैं। एक तो आर्मी होती है, इंडियन आर्मी, जो मल्टीलिंगुअल मल्टी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती है एंड एन एपिटोम ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी हैज़ बीन at the forefront of nation building through development initiatives। तो यहाँ पे तो एक इंडियन आर्मी हो गई, ठीक है, जहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इट हैज़ बीन फर्स्ट रिस्पोंडेंट इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस लाइक सुनामी, अर्थक्वेक एंड फ्लड रिलीफ में इनका काम होता है, बहुत हेल्प करते हैं ये। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेवी होता है, ठीक है ना, एक तो नेवी होती है। नेवी किसके लिए होती है ये आपको पता होना चाहिए। ये सेफ गार्ड होते हैं नेशन के, जो यूज़ ऑफ सीज फॉर इट्स लेजिटिमेट सोवरेन पर्पज़ के लिए, ओके। और आपको याद रखना चाहिए एयर फोर्स भी होती है। इंडियन एयर फोर्स वाज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड कब की गई थी, 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी एंड इट वाज नोन एज रॉयल एयर फोर्स के नाम से जानी जाती थी। बट आफ्टर 1950 ऑन बिकेमिंग रिपब्लिक जो हमारे पास कंट्री, रॉयल वर्ड वाज ड्रॉप्ड एंड इट इज़ कॉल्ड इंडियन एयर फोर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रिसर्च, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप DRDO के नाम से जानते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट किया करता है विद द मिलिट्री रिसर्च को एंड डेवलपमेंट
और हेड क्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड क्वार्टर पूछा जाता है। और दूसरा कब बना, 1958 में बना था, बाय द मर्जर ऑफ द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट एंड डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन विद द डिफेंस साइंटिफिक साइंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और ये भी जो होता है ये अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसकी कंट्रोल में होता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंट्रोल में होता है, ये याद रखना है। फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मिसाइल एक रॉकेट प्रोपेल्ड वेपन होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टू डिलीवर करने के लिए एक एक्सप्लोजिव वार हेड विद ग्रेट एक्यूरेसी एट हाई स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्चिंग में हमारे पास सरफेस टू सरफेस मिसाइल होता है, सरफेस टू एयर मिसाइल होता है, और फिर हमारे पास सरफेस टू सी मिसाइल होता है, और फिर एयर टू एयर मिसाइल होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप देखें ज़रा। जब हम बात करते हैं यहाँ पे मिसाइल की, तो बेसिस ऑफ लॉन्चिंग मोड में एयर सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो होता है ये एक मिसाइल होता है जो डिज़ाइन किया जाता है टू लॉन्च फ्रॉम द ग्राउंड आर द सी एंड स्ट्राइक टारगेट ऑन लैंड आर एट सी। और इसका स्ट्राइक टारगेट क्या है, लैंड या फिर सी, और दे मे बी फायर्ड फ्रॉम हैंड हेल्ड आर व्हीकल माउंटेड डिवाइस फ्रॉम फिक्स्ड इंस्टॉलेशन आर फ्रॉम ए शिप सॉरी। तो ये अपने याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास ये होते हैं दे आर ऑफन पावर्ड बाई ए रॉकेट इंजन आर समटाइम्स फायर्ड बाई एन एक्सप्लोसिव चार्ज सिंस द लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म इज टिपिकली स्टेशनरी होता है या मूविंग स्लोवली। फिर सरफेस टू सरफेस मिसाइल के बारे में पता होना चाहिए। ये मिसाइल की डिज़ाइन होता है टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड टू डिस्ट्रॉय करने के लिए एयरक्राफ्ट और अदर मिसाइल के लिए होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रख लेना। ऊपर वाले का क्या है, टू डिज़ाइन टू बी लॉन्च्ड फ्रॉम द ग्राउंड आर द सी एंड स्ट्राइक टारगेट्स ऑन लैंड आर एट सी। टारगेट इसका बहुत ज़रूरी है, पूछता है एग्जामिनर। और उसके बाद सरफेस टू सरफेस की बात करें तो ये एक डिज़ाइन टू लॉन्च ऑन द ग्राउंड टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट आर मिशन, ये याद रखना है। और सरफेस टू सी मिसाइल की बात करें तो या एंटी शिप मिसाइल, ये गाइडेड होते हैं मिसाइल दैट आर डिज़ाइंड फॉर यूज़ अगेंस्ट शिप्स आर लार्ज बोट्स। ठीक है, तो ये आप याद रखना। एयर टू एयर मिसाइल जो होता है ये एक मिसाइल होता है जो फायर किया जाता है फ्रॉम एन एयरक्राफ्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रॉइंग करने के लिए एन अदर एयरक्राफ्ट को। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, फिर एयर टू सरफेस मिसाइल भी है, तो इसके बारे में याद रखना है। एयर टू सरफेस मिसाइल जो है या एयर टू ग्राउंड मिसाइल इज़ ए मिसाइल डिज़ाइंड टू लॉन्च फ्रॉम मिलिट्री एयरक्राफ्ट एट टारगेट ऑन लैंड आर सी। ठीक है, सबमरीन जो हमारे पास लॉन्च मिसाइल भी होता है, ये एक ऐसा मिसाइल होता है जो लॉन्च किया जाता है फ्रॉम ए सबमरीन से, और दे इंक्लूड बसाल्टिक मिसाइल एंड जो हमारे पास क्रूसाइज मिसाइल्स, और दे आर लॉन्च्ड वर्टिकली। सम अदर टाइप्स आर फायर्ड थ्रू द सबमरीन टॉर्पीडो ट्यूब्स। ओके, एंटी टैंक मिसाइल भी होता है, और इसके बारे में बात करें ये गाइडेड मिसाइल होता है जो प्राइमरली डिज़ाइन किया जाता है टू हिट करने के लिए एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए हैवीली आर्मोर्ड मिलिट्री व्हीकल्स के लिए। ठीक है, और इसका जो रेंज इन साइज़ होता है वो शोल्डर लॉन्च्ड वेपन होते हैं विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड बाई ए सिंगल सोल्जर टू लार्ज ट्राईपोड। जो हमारे पास माउंटेड वेपन होते हैं जो रिक्वायर करते हैं एक स्क्वाड को, टीम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फायर को टू व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट माउंटेड मिसाइल सिस्टम के लिए। तो ये टाइपें हैं इसकी, आप इनको शॉर्ट देख लेना, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, पूछी जाती हैं। ओके, अब देखें ना यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। विच इज़ द फर्स्ट शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इन इंडिया, आकाश, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशूल। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। फिर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ द फर्स्ट टैक्टिकल सरफेस टू सरफेस मिसाइल ऑफ इंडिया, आकाश, त्रिशूल, नाग, पृथ्वी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन वाज इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, 1962, 1969, 1972, 1995। तो 1969 इज़ द करेक्ट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपके सामने क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगेंस, 1962, 1969, 1972, 1995। तो शुरू कब हुआ था, 1962 में। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ओके, देखिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, 8492886188 पर मैसेज करना है। 8492886188 पर अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए या हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, आगे देखें अगर हम। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन वाज यूएवी निशांत इंडक्ट, 1969, 1998, 2000, 2003। तो 1998 इसका करेक्ट आंसर है। अनमैन्ड जो हमारे पास व्हीकल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनमैन्ड एयर व्हीकल। ओके,
ये इंडिया हैज़ डिज़ाइन एंड डेवलप्ड ए पायलट लेस टारगेट एयरक्राफ्ट लक्ष्या एंड मेड सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स अनमैन्ड एयर व्हीकल। तो ये आप याद रख सकते हैं, 1998 इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपके सामने क्वेश्चन है DRDO हैज़ सेलिब्रेटेड विच डे ऑन May 11 2016। तो नेशनल टेक्नोलॉजी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे हैज़ सेलिब्रेटेड। ओके, DRDO के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप, इसरो के बारे में अच्छे से पढ़ लेना आप, काम आएंगे। चंद्रयान 3 के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है लास्ट वीडियोज़ में, आप देख लेना उसको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है डिफेंस एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री इनॉग्रेटेड DRDO ATR इन विच लोकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चित्रादुर्गा कर्नाटका। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है DRDO हैज़ डेवलप्ड एन अनमैन्ड रिमोट ऑपरेटिंग टैंक कॉल्ड डैश इन जुलाई 2017 मुंत्रा। इस तरह के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी देखने को मिलेंगे, और जो मैंने अभी वीडियोस के बीच में आपको बता रहा था साथ साथ, तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपने MCQs की वीडियो भी देखी होंगी, 4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं, वो जाके देख लेना। ओके, आज की वीडियो में इतने रखते हैं। लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि आपको और भी ऐसे लेक्चर यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।